आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, ऑपरेशन सिंदूर फकत एक नाम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी फौज की शुजाअत की एक लाजवाल दास्तान है। बका के वास्ते इस मुल्क का दस्तूर काफी है, मुनव्वर है वतन अपना, इसी का नूर काफी है। जो दुश्मन है जमीने हिंद के वो गौर से सुन लें, वो दहशतगर्द हैं उनके लिए सिंदूर काफी है। जी हाँ सामीन, ऑपरेशन सिंदूर ने जो दहशतगर्दों पर खौफ तारी किया है उसकी शहादत पूरी दुनिया दे रही है। सामीन, आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम खुसूसी गुफ्तगू पर मबनी है जिसका उन्वान है ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दी नामंजूर। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है रिटायर्ड विंग कमांडर मोहतरम जनाब पुष्कल द्विवेदी साहब, जिनके बारे में हम आपको बता दें कि आप जाबाज फौजी अफसर रहे हैं, साथ में सोशल वर्कर और सहाफी भी रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आकाशवाणी लखनऊ मरकज से आपका 25 साल पुराना बेहद खास रिश्ता रहा है न्यूज रीडर की हैसियत से। आपके साथ शरीके गुफ्तगू हैं मोहतरमा शाइस्ता जाहिद साहिबा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। सामाईन आदाब, आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं विंग कमांडर जनाब पुष्कल विजय द्विवेदी साहब। जय हिंद सर, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सर, हमारे प्रोग्राम में हमारा पहला सवाल आपसे है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को एक फौजी की हैसियत से आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एहतराम करना चाहूंगा, जय हिंद बोलना चाहूंगा सभी सुनने वाले लिसनर से। और चूंकि एक शेर आपने पढ़ा है तो मैं भी एक शेर से ही आगाज करूंगा। इरशाद इरशाद। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वाह, बहुत। पहलगाम में जितने घर बर्बाद किए गए हमारे देश के लोगों के, जो वहां सिर्फ अमन और चैन से घूमने गए थे, और ये सब पाकिस्तान की सरपरस्ती में जो दहशतगर्द हैं उन्होंने किया। उसके बदले में ये जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं ने और भारत के सरकार ने जो लॉन्च किया, बड़ा सक्सेसफुली लॉन्च किया, उसकी सफलता को, उसकी सक्सेस को, उसकी कामयाबी को मैं ऐसे देखता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अब भारत की जमीन पे अगर कोई दहशतगर्दी फैलाएगा तो उसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि न सिर्फ वो दहशतगर्द इदारे बल्कि जो मुल्क उस दहशतगर्दी को पनाह दे रहा है, सरपरस्ती कर रहा है, उस मुल्क को भी हम 20-25 साल पीछे ढकेल देंगे। और वही हमने किया। भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने जो हमले किए और उनके वाइटल किस्म के जो उनके टारगेट्स थे उनको नष्ट करके, उन बेसेस को नष्ट करके 20 से 22 साल पीछे पहुंचा दिया उनको। तो बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन मैं इसको मानता हूं। बिल्कुल। तो चलिए हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था और इस मकसद में हम किस हद तक कामयाब रहे? देखिए, मकसद तो हमारा यही था और ये सिंबॉलिकल उसके नाम से भी झलकता है, ऑप सिंदूर से, कि हमारी जिन बहनों की मांग से सिंदूर उजाड़ा गया है दहशतगर्दों ने जो किया था पहलगाम में, उसका बदला लेना था, उसका एक सबक सिखाना था। आतंकवाद के पूरे जो कमांड एंड कंट्रोल है उसको नष्ट करना था, जो हमने किया भी, जिसमें एक बहुत बड़े आतंकवाद के सरपरस्त, उसका पूरा परिवार ही जो है हमने एनिहिलेट किया। और उस तरीके से हमने सारे जितने भी उनके ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर वो हमने खत्म किए। और यही इसका ऑपरेशन का उद्देश्य था, यही उसका लक्ष्य था और ऑब्जेक्टिव हमने बहुत अच्छे से पूरा किया। बिल्कुल, पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान ने किस तरह से इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की और इस मिशन को एक मिसाल बनाकर सबके सामने पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर जो सीज फायर हुआ, ये फैसला कितना जरूरी था? बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, जब भी जंग होती है तो जंग सिर्फ फौजें नहीं लड़ती, जंग सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सदर सिर्फ जंग लड़ रहे हैं। जंग आवाम को भी लड़नी पड़ती है, आवाम को अपने बच्चे खोने पड़ते हैं, आवाम को अपने बड़े बूढ़े खोने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा सफर आम जनता बिल्कुल। और सबसे ज्यादा सफर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो इस दौरान जब ये चल रहा था, अगर सीज फायर ना होता तो अगला स्टेप में फुल स्केल वॉर थी। और फुल स्केल वॉर में रॉकेट्स और मिसाइल्स वो टारगेट देख के नहीं गिरते हैं, वो स्कूलों में, अस्पतालों में, घरों में गिरते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पे कोई भी मुल्क कितना भी क्यों ना वो मजबूत हो, लेकिन वो अपनी आवाम को कहीं ना कहीं खोता है, कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है दोनों ही मुल्कों के लिए ये सीज फायर एक बहुत अच्छा डिसीजन, जरूरी कदम, बहुत जरूरी कदम था। जी
बिल्कुल सही कहा सर आपने। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दूसरे मुल्कों को हमारे मुल्क की तरफ से एक बहुत स्ट्रांग पैगाम पहुंचा है। आप इस बात से कितना मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, कि दूसरे मुल्कों को एक बहुत बड़ा सबक मिला है। न सिर्फ ये कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत सख्त हैं, ये तो सबक मिला ही है, लेकिन उससे बड़ा सबक मिला है कि हम भारत के नाम पे, देश के नाम पे, हमारे पूरे करोड़ों जो नागरिक हैं हमारे, हम सब एक हैं। देखिए, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत के हर बच्चे ने, हर नागरिक ने धर्म, जाति ये सब भुला करके भारत की फौज का साथ दिया, भारत की सरकार के साथ जो है वो मजबूती से खड़े रहे। और ये जो हमारी आवाम की ताकत है, यही ताकत हमारी फौज को जिताती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जंग के दौरान या टेंशन के माहौल में मीडिया और सोशल मीडिया का जो रोल होता है सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जंग के माहौल पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और मैं सभी सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस हिस्से को काट के आप लोगों को भेजें, जान पहचान वालों को। जंग जब भी होती है तो साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलता रहता है, और जो अभी भी चल रहा है, और जिसके बारे में एक दो बार हमारे फौज के भी चीफ्स ने बोला है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की एक बड़ी खूबी होती है कि इसमें जो आवाम है वही सैनिक होती है, वही सिपाही है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें अफवाहें भी बहुत बिल्कुल, और इसके लिए जो जिम्मेदार चैनल्स हैं, जिम्मेदार मीडिया है, उसका बहुत अहम रोल हो जाता है। वो अपने देश के नैरेटिव्स को, अपने मुल्क के नैरेटिव्स को, अपनी फौज के नैरेटिव्स को ही माने, उनकी बातों को ही माने। और फॉग ऑफ वॉर जो दुश्मन क्रिएट करता है, जो उसमें चाहता है कि दुश्मन की आवाम, मतलब पाकिस्तान ये चाहेगा कि, या पाकिस्तान ये चाहेगा कि भारत की आवाम एक ऐसे ट्रैप में फंसे, एक ऐसे जिसे कह रहे हैं कि उदासी के माहौल में आ जाए और निराशा में आ जाए, एक तरीके से डिप्रेशन में आ जाए। तो उससे बचने के लिए हमारे मीडिया को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। और जो हमने अभी देखा कि कुछ केसेस ऐसे हुए कि मीडिया के बीच में से कुछ स्पाइस भी निकल के आए, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि दुश्मन देश की चालों को नाकाम करने के लिए हमारे मीडिया को बहुत एकजुट होना चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत एकजुट। यस। और सर, सोशल मीडिया का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग नादानी में सोशल मीडिया का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आवाम में कभी कभी गलत मैसेज चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि हमारे बॉर्डर में फॉरवर्ड पोस्ट में जवान हैं, वो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोन से, कहीं से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म से। अगर वहां पर निराशाजनक चीजें, वहां पर ऐसी चीजें आती हैं जो उसके जोश को कम करेंगी, अगर वहां पे उसको लगता है कि देश हमारे साथ नहीं है, देश तो बुराई कर रहा है, देश तो कह रहा है लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम, देश हमारे फैसलों को, हमारे फौजी जो कमांडर्स है उनके फैसलों को हम नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल है, जो जज्बा है उसका, वो गिरता है। और वो जज्बा कमजोर होने के बाद आप समझ सकते हैं कि दुश्मन को हमें जीतना आसान हो जाता है। और इसके लिए सोशल मीडिया का बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही मैच्योरिटी से प्रयोग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जैसे कि अभी देखिए ना, इससे पहले भी कितने सारे ऐसे हादसा हमारे मुल्क में पेश आए हैं, जैसे पुलवामा, उरी, बालाकोट या पहलगाम जैसे हादसे। बहुत सारे हादसा हमने झेले हैं। हमने, यानी कि हमारी आवाम ने क्या सीखा अब तक? जी, मुझे लगता है कि हमारी आवाम बहुत मैच्योर हो गई है, और पहलगाम के हमलों के बाद से और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से, मैं भी उस मिशन का एक पार्ट रहा हूं बालाकोट का, तो उसके बाद से हमारी आवाम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी है मिलिट्री मैटर्स में, जंगी जो मुद्दे होते हैं, जो मसले होते हैं। और इस बार हमारी आवाम ने बहुत अच्छी तरीके से इसको डील किया है। तो मैं फिर से एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि तुम गमजदा हो, गाओगे कहां से खुशी के गीत, दोगे वही जो पाओगे इस जिंदगी से तुम। तो जो लेके वो चला था पाकिस्तान, वो छोड़ेगा नहीं अपनी हरकतें। इसलिए हमारी आवाम को इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए आम सिविलियंस का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जंग में, जंग के हालात में। को बताऊं कि हमारे पास तो उधर से भी खबरें आती रहती हैं। तो इस बार पाकिस्तान ने समझा था कि जैसे ही भारत ने अटैक किया है और जैसे ही ह्यू एंड क्राई होगी, तो भारत में एक बड़ा तबका है जो शायद पाकिस्तान का साथ दे। लेकिन इतनी खुशी की बात है और हमको इस बात का जश्न मनाना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट दिस यूनिटी विच वी हैव शोन हियर। और ये यूनिटी ही है जो डरा रही है दूसरे मुल्कों को। आप देखिए, बड़े बड़े मुल्क आज भारत के साथ क्यों खड़े? क्योंकि भारत को पता है कि भारत की पूरी आवाम इस मामले पे, देश के मामले पे, मुल्क के मामले पे देशभक्ति में एक है। अच्छा सर, दहशत गर्दों के खिलाफ
फौजी एक्शन के दौरान आप लोग ये कैसे महसूस करते हैं कि इंसानी हुकूक की कैसे हिफाजत की जाए? इसके लिए क्या एक्शन लिया जाता है, यानी कि मानवाधिकारों की हिफाजत कैसे की जाती है? बहुत ही आपका अच्छा सवाल है ये। भारत की जो फौजें हैं, जो हमारी फौजें हैं, वो बहुत डिसिप्लिन्ड फौजें हैं और आप ये समझिए कि 0 ह्यूमन राइट वायलेशन। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस का एक स्ट्रक्चर अलग होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड का। पैरामिलिट्री फोर्स का एक डिसिप्लिन लेवल अलग है और पुलिस का डिसिप्लिन लेवल अलग है। तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि पुलिस के कार्यों को वो समझते हैं फौज भी ऐसे करती होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके रोल अलग है, इसलिए सबकी ट्रेनिंग अलग है, डिसिप्लिन अलग है। तो इस लड़ाई के समय हम दुश्मन के भी मानवाधिकारों को पूरा सम्मान देते हैं। आपने देखा कारगिल में किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने मेजर्स की, अपने कर्नल्स की जो डेड बॉडीज ले जाने से मना कर दिया था, और हमारे यहाँ पूरे एहतराम से, पूरे सम्मान से उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया और उसी तरह किया गया जिस तरह से वो किया जाना चाहिए। तो ये भारतीय फौजों की विशेषता है और यही हमको दुनिया की आज तीसरी और चौथी सबसे बड़ी ताकत बना रहा है, ये हमारा डिसिप्लिन और ट्रेनिंग। सर, बॉर्डर के पास जो हमारी सिविलियंस रहती हैं, तो उनकी जिंदगी तो हर वक्त खतरे के मुहाने पर रहती है। उनको हम किस तरह सपोर्ट करते हैं हमारी फौजें, और उनका कितना सपोर्ट मिलता है? जी, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक गाड़ी चलाने के लिए 2 या 4 पहिए चाहिए होते हैं, वैसे ही एक मजबूत पहिया हमारे बॉर्डर में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, चाहे किसी भी वो मजहब के हों, किसी भी जात के हों, लेकिन उनके अंदर हिंदुस्तानी होने का जज्बा बहुत ज्यादा रहता है। मैंने तो खुद लगभग सभी बॉर्डरिंग एरियाज में सर्व किया हुआ है और वो फौज को पूरी तरह से मदद देते हैं और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। हमारी सिविल डिफेंस एजेंसीज और बॉर्डर एरिया में ट्रेनिंग कराती है, हमारी विलेज डिफेंस कमेटीज की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। बिल्कुल। सिविलियंस की भी कोई ट्रेनिंग होती है? यस, बिल्कुल, सिविलियंस की ट्रेनिंग होती है। जो बॉर्डर एरियाज में सिविलियंस है उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। उनको हथियार चलाना सिखाया जाता है और कई जगह उनको हथियार अलॉट भी किए जाते हैं अपनी आत्मरक्षा सेफ्टी के लिए। बिल्कुल, और ऐसी चीजें हुई है पिछले हमने 3-4 सालों में ही ऐसे केसेस देखे हैं, जबकि बॉर्डर के पास के गांव वालों ने ही उग्रवादियों को पकड़ के सरेंडर करा दिया हथियारों के दम पे, जो उनको सरकार द्वारा दिए गए थे। तो उसकी वजह से वो बहुत मजबूत है। और मैं आपको एक और बात बहुत खुशी की बताता चलूं, और थोड़ा सा इसमें मेरा भी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का एक स्वप्न था जो अब पूरा हो रहा है। पूरे भारत के बच्चों के लिए 1 से लेके 12 कक्षा तक, क्लास तक सेल्फ डिफेंस साइंस के नाम से एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है और जल्दी आप देखेंगे कि भारत के बच्चे हमारे एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ाएंगे। और जिस तरह से एक आतंकवाद से लड़ना हुआ या जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस हुए और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, सारी चीजें बच्चों को करिकुलम में पढ़ाई जाएंगी। ये तो बहुत ही अच्छी एक पहल है और दूसरे मुल्कों में मेरे ख्याल से ये पहल बहुत पहले हो चुकी है, कई मुल्कों में हो चुकी है, बट एज ए इंस्टीट्यूशनल सब्जेक्ट ये भारत में पहली बार हो रहा है और किसी जगह इंस्टीट्यूशनल सब्जेक्ट नहीं है ये। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने इसकी शुरुआत की है। किसी ऐसे ऑपरेशन में जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्टर्स का क्या रोल होता है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, बहुत अहम रोल होता है और जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ वॉरफेयर कहते हैं, जिन पे हम लड़ाई लड़ती है फौज, 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनमें से एक प्रिंसिपल है जो इन सब चीजों का टेक केयर करता है। और लोकल सपोर्ट जब हमारी फौज लड़ रही है तब भी हमें चाहिए, इसी तरह लोकल सपोर्ट उन दहशतगर्दों को भी चाहिए होता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई दहशतगर्दी की वारदात होती है तो कुछ न कुछ लोकल लोग भी उसके बाद जांच में आते हैं, जो कि दोषी जो उसमें पाए जाते हैं, जिन्होंने उसमें कुछ न कुछ उनका हाथ होता है। वैसे ही जब हम सफल ऑपरेशन करते हैं, अभी मैं आपको रिसेंट ऑफ सिंदूर की ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारे जो डिप्लॉयमेंट फील्ड में हुए थे, हमारे जो डिप्लॉयमेंट, जो हमारी मिसाइलें, जो हमारी यूनिट्स जो फील्ड में मूव करती है, बॉर्डर एरिया में मूव करती हैं, उनके खाने पीने, रहने के इंतजामात, उनके लिए और भी जो इंतजामात, जो छोटे मोटे इंतजामात हैं, उसको करने में लोकल लोगों ने, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल बहुत मदद की और इसी तरह से एक टीम वर्क के तौर पे ये जंग हमारे द्वारा जो है जीती गई है। वाह, बहुत ही आपने सटीक बात कही। जैसे कि अभी जंग के हालात जब चल रहे थे, ये अभी दौर चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर का, इस बीच में अभी मॉक ड्रिल कराया गया था, ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कराई गई थी, तो ये भी एक अच्छी पहल थी और बहुत सारे हमारे लोगों ने, आवाम ने पहली दफा इस चीज का तजुर्बा किया होगा जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके होने से तो हमारे जैसे लोगों से ज्यादा तो कोई खुश नहीं होगा शायद, क्योंकि हम लोग शायद सालों से
इस बात की कोशिश कर रहे थे कि आवाम को ये करना चाहिए और इसकी पूरी ड्रिल्स एसओपीज बनी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि हम लड़ाई के मुहाने में आए नहीं 99 के बाद से, तो कहीं ना कहीं डे टू डे की जो रूटीन में ये चीजें नहीं हो पाई। लेकिन इस बार जिस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने, सभी प्रदेशों की सरकार ने पूरे भारत के अंदर और आवाम ने इसका तहे दिल से इसका जो इस्तेमाल किया और किया, इसको निभाया, लाइटें बंद की और जो भी ड्रिल थी, ये बहुत जरूरी। देखिए मैं आपको बताऊं, जब महसूस किया जब दुश्मन के वेपन्स आते हैं तो उनसे बचने के लिए तरीके ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो जो भी कराया गया है उस पर पूरा भरोसा रखें। ये फौज के कई सालों, बल्कि मैं कहूं कई दशकों के एक्सपीरियंस के बाद, उस तजुर्बे के बाद आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए, तो उस पर यकीन रखिए और जब भी ऐसा कहा जाए ऐसा करिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आप इस पर कुछ रोशनी डालें कि जंग जैसे हालात जब होते हैं तो आम सिविलियंस को और क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए? देखिए, आम सिविलियंस आज के दौर पे जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हर किसी के हाथ में है जी। आज दुश्मन हमारे बेडरूम तक घुसा हुआ है हमारे मोबाइल के थ्रू, बिल्कुल, और हम भी पूरे दुनिया से कनेक्टेड है अपने मोबाइल, रेडियो और टीवी के थ्रू। तो आज हमें ये समझना होगा कि आवाम की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है लड़ाई के समय, क्योंकि आवाम जो कहती है, जो करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान से कुछ वीडियोस आए जो सर्कुलेट हो रहे थे, पूरे ऑल अक्रॉस द इंटरनेट थे वो, तो वो इंटरनेट में फ्रीली आ रहे थे। तो मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो को देख करके ही मैंने कम से कम 10 चीजें उसमें से निकाल ली जो मिलिट्री इंपॉर्टेंस की थी, यानी कि कहां पे कैसे इंटरसेप्शन हो रहा है, किस तरह का माहौल है, अगर फायर है तो उसका रंग कैसा है, फायर के रंग से पता चल जाता है कि किस चीज का फायर है, या केमिकल फायर है या क्या है, क्योंकि हमने काम किया है इंटेलिजेंस में। तो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो एक छोटे से वीडियो से दसियों इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। आपको तो ऐसा लगेगा कि आप अपने घर की छत से एक वीडियो निकाल रहे हैं, सिंपल, लेकिन जब आप उसको शेयर करते हैं तो वो दुश्मन के हाथ में जाके वो उसके हाथ का हथियार बनता है। बात वही आ जाती है कि समाज की क्या मतलब एक जिम्मेदारी जो होती है कि हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, कभी कभी हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन अनजाने में ही होता है, अक्सर अनजाने में होता है कि हम किसी दुश्मन मुल्क को कुछ अपनी तरफ से कुछ क्लू दे देते हैं, या ऐसे बहुत सारे हालात अभी बीच में बने हैं, ऐसी न्यूज में आई हैं चीजें। तो इन चीजों से बचने के लिए आम जो हमारी आवाम है उसकी एक मुल्क के लिए जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारी आवाम को आप क्या पैगाम जी? मैं सिर्फ 2-3 टिप्स देना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में, कि जब भी ऐसी कोई न्यूज आ रही है जो मिलिट्री रिलेटेड है या जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इस मुद्दे पर, ऑप सिंदूर के मुद्दे पर या फ्यूचर में किसी वॉरफेयर के मुद्दे पर, तो सिर्फ यकीन करें ऑफिशियल स्टेटमेंट जो हमारी गवर्नमेंट दे रही है, जो हमारी फौज दे रही है, उस पे कोई भी न्यूज अगर आपके पास अनवेरिफाइड, अनकंफर्म आती है कि इतने जहाज भारत के गिर गए, इतने लोग मर गए, उसको बिल्कुल फॉरवर्ड ना करें। समझिए कि एक तरीके से ये आप पाप कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। ये आपने बहुत अहम बात कही। लोग बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं, इस पे बहुत सोच समझ के इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम अपने घर में अगर प्लम्बर का भी काम कराना चाहें, बिजली वाले का भी काम कराना चाहें, तो हम एक ऐसे आदमी को लाते हैं जिसको कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ एक्सपर्टीज हो उसमें। लेकिन जब डिफेंस की बात आई तो मुझे दिखा कि बहुत सारे लोग डिफेंस एक्सपर्ट बन गए एक दिन में। तो ये कार्य भी ना करें, डिफेंस एक्सपर्ट का काम डिफेंस एक्सपर्ट पे छोड़ दें। एक आखिरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आवाम अगर कुछ करना चाहती है तो बस इतना करे कि एक ऐसा सिटीजन, एक ऐसा नागरिक बनिए कि आपके लिए जान देने में मुझे हिचक ना हो। क्या बात है, बहुत खूब सर। आपने एक छोटे से मुख्तसर सी बातचीत में एक बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूबसूरत पैगाम आवाम को भी दिया, और फौज का पहलू भी रखा और आम सिविलियंस का भी पहलू रखा। सोशल मीडिया के बारे में भी हमने बातचीत की, और जो कि हमारा मीडिया जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत तेजी से इसका एक मिजाज बदलता है, इस पर भी आपने बताया कि इनका क्या रवैया होना चाहिए। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अहम मालूमात हमें फराहम कराई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे खुसूसी गुफ्तगू। उन्वान था ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दी नामंजूर। शरीके गुफ्तगू थे रिटायर्ड विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी साहब और मोहतरमा शाइस्ता जाहिद साहिबा। पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। सामीन, कैसा लगा आज का हमारा उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात का इजहार आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है pkldlko@gmail.com। सामीन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेजबान शम्सुल आरफीन को दे इजाजत। आदाब।